तो कल डॉम का ड्रॉप डाउन हो गया था, राइट। चलिए, एक दो क्वेश्चंस है जो डॉम में पूछा जाता है, इसको समझ लो। इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस। इधर देखो सबको अब। यहाँ कभी कभी ये पूछा जाता है, अगर जहाँ डॉक्यूमेंट का जो भी वेबसाइट है, मुझे ये फाइंड करना है कि उसके अंदर कितने इंक का टैग लगा है, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ये डेप्रिकेटेड हो गया, इसको हटा दो। अगर मुझे किसी का बेस यूआरएल पता करना है, तो मुझे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल। आप ये अगर जहाँ देखना चाहते हो तो देखो। एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी आपको करके देखना है। जैसे मैं यहाँ पे डीकेट का साइट पे चले जाता हूँ। ये इसका वेबसाइट है। होम पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे यहाँ पे लिख रहे हैं जाके हम क्या, कंसोल पे यहाँ पे लिखा मैंने बेस यूआरएल, क्लिक किया, देखो यही यूआरएल है इसका। आया? क्लियर है पॉइंट? तो मतलब आप किसी भी वेबसाइट का जान सकते हो। अब ये बॉडी में ये क्या करता है भाई, बॉडी टैग रिटर्न करेगा। अगर जहाँ बॉडी का पूरा रिटर्न करवाना है कि क्या क्या लगा है बॉडी के अंदर, तो आप ये क्लिक करोगे, ये बॉडी टैग रिटर्न कर देगा। देखो, किया? ठीक है ना। ये बेसिकली कुछ कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। अगर उसका कुकीज देखना है तो आप ये यूज कर सकते हो। उसका देखना है कि HTML का कौन सा 5 यूज हुआ है, 3 4 यूज हुआ है, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, ठीक है। अगर जब मैं डॉक्यूमेंट डॉक डॉक टाइप लिखता हूँ तो देखो आया क्या लिखा आ रहा है, 5 का। इसी से डिनोट करते हैं HTML5, ठीक है। वही चीजें हैं, रिटर्न करना है HTML एलिमेंट, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, इसे टेक्निकल राउंड में। अगर किसी वेबसाइट का मुझे यूआरएल देखना है कोडिंग के थ्रू, तो कैसे देखेंगे, ये देखो पूरा HTML रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। इस वेबसाइट पे कितने क्या टैग लगाए, वो चीजें फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट डॉट मोड, मतलब रिटर्न अ मोड यूज बाय द ब्राउजर, मतलब ब्राउजर पे जो कौन सी मोड ये, अगर जहाँ उसका रीडेबल है, राइटेबल मोड है, वो बता देगा। ये इंटरव्यू के लिए है। देखो क्या है, अनडिफाइन, अभी तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा वेबसाइट थोड़ी है ये। मतलब हम थोड़ी बना रहे हैं, ये तो बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है, ये भी यूआरएल के यूआरएल ही रिटर्न करता है, जैसे ये रिटर्न करता है बेस यूआरएल पे। डोमेन नेम बता देगा, जो भी डोमेन नेम है, ठीक है। और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसका छोड़ दो, इसका कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से पूछा जाता है कि ई एम्बेड इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे, मतलब इसके अंदर जीरो आ रहा है, मतलब एम्बेडेड जो भी हुआ होगा लिंक, वो इसमें अभी है नहीं, तो इसलिए इस पेज पे नहीं दिखा रहा है। फॉर्म रिटर्न कर देता है, फॉर्म वाला यूज करोगे तो ठीक है। इसी तरीके से हेड इमेज फाइंड करना है, कितने इमेजेस लगा है, ये सब पूछा जाता है टेक्निकल राउंड में, ये सब पूछा जाता है। बाकी आप लोग करके देख लेना, एक एक लाइन लिख दिया हो, नोट कर लो इसको आप लोग। हेडिंग दे दो, फाइंडिंग HTML ऑब्जेक्ट। तो बगल में एक एक लाइन लिख दिया हूँ मैं, ठीक है ना। तो लिख लेना, याद रहेगा, इसका मतलब ये होता है।
डन। ये कभी कभी टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग HTML ऑब्जेक्ट। तो ये आप लिखोगे ना किसी के वेबसाइट पे, कंसोल पे जाके, उस वेबसाइट का आपको फॉर्म कितना यूज हुआ है उस पेज पे वो सारा बता देगा। अगर आपको टाइटल चेक करना है, टाइटल क्या है, तो ये लिखो। जैसे मैं देखो इसको टाइटल को, जीकेट का जो भी साइट है यहाँ पे जाके मैं टाइटल पेस्ट करता हूँ। देखो क्या है, टॉप इंस्टीट्यूट फॉर आईटी ट्रेनिंग कोर्स इन नोएडा, ये इसका टाइटल है। तो आप इससे फाइंड कर सकते हो इजिली। क्लियर है ना? ये कभी कभी पूछ देता है इंटरव्यू में, तो इसीलिए मैंने करवा दिया। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक होस्टिंग। होस्टिंग इंटरव्यू पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होस्टिंग, तो इसको समझो क्या होता है थोड़ा सा। होस्टिंग नहीं है ये, याद रखना। होस्टिंग अलग होता है, HOSTING, वो होता है वेबसाइट को होस्ट करना। ये है होस्टिंग, HOISTING। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जावा स्क्रिप्ट में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं कोई भी फाइल बना लूँ यहाँ पे, मैं hosting.js दे दिया इस फाइल का नेम, और यहाँ पे मैं, देखो यहाँ पे console.log ए को प्रिंट करा दिया, और ए की वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने 10, और फिर ए की वैल्यू प्रिंट करा दिया। तो इसमें आपको एरर जनरेट नहीं होता है। ठीक है, अनडिफाइन आया है, लेकिन एरर ऐसा नहीं कि एरर जनरेट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। देखो, नोड स्पेस होस्टिंग डॉट जेएस, तो देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, एरर तो नहीं आया। लेकिन ये आपका एप्लीकेशन में कहीं कहीं पे दिक्कत क्रिएट कर देता है। जब भाई वेरिएबल पहले बनाया ही नहीं तो उसको कैसे पहले प्रिंट करा रहे हो? ठीक है ना? तो इस केस में होता क्या है कि ये इंटरनली चल कैसे रहा, इसी कॉन्सेप्ट को होस्टिंग बोलते हैं। ये वाला वेरिएबल जो है सबसे पहले यहाँ बन चुका है, यहाँ पे ए बन चुका है। ठीक है, अब मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू सेकंड दिया, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कुछ इस तरीके से चल रहा है। यहाँ ए पे प्रिंट कराया तो देखो वैल्यू सेम, आउटपुट सेम आया। तो जो वेरिएबल हमने प्रिंट करवाया तो वो वेरिएबल को ये क्या करता है, टॉप पे शिफ्ट कर देता है इंटरनली जावास्क्रिप्ट में। समझ गए? फंक्शन हो या वेरिएबल हो, इसी कॉन्सेप्ट को होस्टिंग बोलते हैं। समझ गए? ये एक टेक्निक है और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोसेस दैट मूव वेरिएबल फंक्शन क्लास और इंपोर्ट डिक्लेरेशन टू द बिफोर द कोड एग्जीक्यूट से पहले टॉप पे कर देता है। ठीक है, दो प्रोसेस होता है, एक क्रिएशन फेज होता है, एक एग्जीक्यूशन फेज। क्रिएशन फेज में क्या होता है, दिस फेज कंटेंट्स डेफिनेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल फंक्शन प्रोटोटाइप, मतलब कुछ भी होगा उसको जो क्रिएशन टाइम पे जो आप वेरिएबल बनाते हो। ठीक है ना? एग्जीक्यूशन पे क्या होता है, जो स्टेटमेंट चलता है, ठीक, एग्जीक्यूट करता है। सो होस्टिंग जावास्क्रिप्ट इज अ मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेयर, डिक्लेरेशन मतलब क्रिएशन, आर मूव टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर द कोड एग्जीक्यूट। जैसे मैंने अभी लिखा, इसमें कोई एरर नहीं आया, नहीं आया था। अब इसी चीज को यहाँ पे होस्टिंग में कैसे चल रहा है, कोड सेंड फॉर द एग्जीक्यूशन, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर इस तरीके से चल रहा है। क्लियर एंड पॉइंट? यहाँ पहले क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। समझ गया ना? In ES6 ECMAScript 2015 hosting is avoided by let const keyword, मैंने करवाया था। अगर आप ऐसा चाहते हो कि ऐसा चले ही ना, तो let const कीवर्ड है ना, वो बताओगे तो ये आपका, देखो जैसे मैं इसको कॉपी किया, कंट्रोल V, ये वाला हटा दिया, और ये वाला मैंने प्रिंट कराया। इस केस में अभी कोई एरर नहीं देगा, अनडिफाइंड और 10। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे लेट। अब मैं इसका डेफिनेशन और सारा कुछ करवा चुका हूँ, लेट कॉन्स्ट याद होगा। देखो एरर आया। अब ये क्या बोलेगा कि आपने लेट जैसे डिक्लेयर किया न, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है, जब तक आप क्रिएट नहीं कर सकते वेरिएबल को ऊपर, तब तक आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो एरर क्या दिया है भाई, एरर दिया है देखो, कैन नॉट एक्सेस बिफोर
समझ गए ना? क्लियर है पॉइंट? वही चीजें यहाँ पे लिखा था, ठीक है। कीवर्ड यूजिंग लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड इंस्टेड ऑफ वेरिएबल वी कैन अवॉइड। तो इससे हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया। ये क्या, फर्स्ट जो पार्ट है ये वाली पार्ट क्या कहलाता है, इसको यहाँ से हटा के इस वाले पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या होता है, क्रिएशन, सॉरी एग्जीक्यूशन पहले करवा दिया उसके बाद क्रिएट किया था अभी। इसको एक काम करो, ये यहीं रहने दो और इसको यहीं पेस्ट कर दो। और ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है आपका, एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद क्रिएट हुआ, समझ रहे हो ना? उसके बाद फिर से क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है, ठीक ना? इस चीज को आप ओवरकम कर सकते हो। ये इस तरीके से चलता है, इसी कॉन्सेप्ट को होस्टिंग बोलते हैं। और इसको आप रोक सकते हो यूजिंग लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड। कोई डाउट? होस्टिंग अलग है, होस्टिंग अलग है। पहले डेफिनेशन ऑफ नोट कीजिए, इसको बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में, याद रखना।
डन। अब नेक्स्ट देखो, अब ये भी प्रॉब्लम आता है, ये इंटरव्यू रिलेटेड ही क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं तो पर भी ये चल जाता है। सॉरी, ऊपर वाला किया कमेंट, इसको हटाओ, इसको चलाओ, देखो ये चल जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक हम यहाँ पे कोई स्टोरेज क्लास नहीं बताएं तो हम चाहते हैं ये चले ही ना। उसके लिए यूज स्ट्रिक्ट मोड यूज किया जाता है, यूज रिस्ट्रिक्ट मोड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। देखो, पर्पस ऑफ यूज restrict is to indicate that the code should be executed in the clear point। ये वाला कीवर्ड अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं, इस जगह पे बता दिया, अब ये आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है कि ए इज नॉट डिफाइंड, जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे। क्लियर है। अगर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ तो देखो सेकंड, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ए को डिफाइन कर दिया, वेरिएबल हमने दे दिया, और फिर चलाता हूँ, देखो वर्किंग फाइन। समझ गए ना। ये होता है इसका काम, लिख लो डेफिनेशन। और ये दोनों एग्जांपल मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, लिख लो। इस केस में एरर आएगा फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में कोई एरर नहीं आएगा। एरर क्या आएगा फर्स्ट वाला, ये भी मैं वहीं पे प्रिंट करा देता हूँ। इसमें आएगा एरर, ये एरर, ठीक है। और इसमें आपका आपका आउटपुट आ जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया क्या? जीरो? भाई वेरिएबल तो आपकी मर्जी है ना, कैसी बात करोगे। स्टोरेज क्लास लेट लगा दो, कॉन्स्ट लगा दो, ये सबका तो यूजेस बताया हूँ आपको। हे भगवान, इसका काम होता है सिर्फ इतना कि अगर कोई स्टोरेज क्लास नहीं बताते तो उसको चलने नहीं देगा, कोई भी, चाहे लेट हो, कॉन्स्ट हो, चाहे वेर हो, कोई तीनों में से एक बताना पड़ेगा। समझे। ये काम होता है इसका। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दो, क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन।
नेस्टेड क्लास किसी ने, नेस्टेड लूप पढ़ा है किसी ने? लूप के अंदर वही होता है क्लोजर फंक्शन। ठीक है, देखो यहाँ क्लोजर इज अ फंक्शन, बेसिकली क्लोजर एक फंक्शन ही है, ऑब्जेक्ट दैट remembers value in the enclosing scope even they are not present in the memory। सेकंड पॉइंट, इसको ये समझो, ये किधर लिखा है वेरिएबल पैरेंट, इनसाइड अनदर फंक्शन, इस वाली पॉइंट को देखो। देखो यहाँ ये वाला पॉइंट, अ क्लोजर इज अ फंक्शन दैट कैन एक्सेस वेरिएबल्स इट्स पेरेंट स्कोप, मतलब जो आउटर फंक्शन में हम जो भी बताएंगे वेरिएबल जो भी डिक्लेयर करेंगे उसको हम इनर फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द पेरेंट इज रिटर्न करने के बाद, ठीक है ना। क्लोजर्स आर क्रिएटेड व्हेन अ फंक्शन डिफाइन इनसाइड, समझ गए, इसको आप इसको क्लोजर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन भी बोल सकते, ठीक है। एंड इनर फंक्शन, देखो इनर फंक्शन रिटर्न रिटर्न्स एक्सेस टू द वेरिएबल्स इन द आउटर फंक्शन स्कोप, आउटर फंक्शन का जो भी वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकता है, यही इसका होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोजर फंक्शन भी या नेस्टेड फंक्शन भी। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ, बस 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 बस। हाँ, अब समझने वाले तो समझ जाता है ना इसका, जिसको फंक्शन क्लियर है। आउटर फंक्शन, अब पेरेंट हो गया, पेरेंट का डेटा चाइल्ड नहीं ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है भाई, वही बात।
हो गया। चलिए देखिए अब इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ये देखें। मैं इसको कमेंट कर दिया। देखो यहाँ एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10। फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम दे देता हूँ आउटर। क्लियर है पॉइंट? डन ना? यहाँ वैल्यू दिया 20। इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई? फंक्शन बनाएंगे, उसी को बोलते हैं ना। हमने दे दिया इसका इनर फंक्शन नेम। इसके अंदर हमने वेरिएबल z इक्वल टू 30 दे दिया। दे दिया। और इसको मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डॉलर एक्स डॉलर वाई डॉलर जेड। ठीक है। और इस फंक्शन को यहाँ प्रिंट करवाने के बाद इसको रिटर्न कर दिया इनर फंक्शन। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अब मैं इसको यूज करूंगा, वहां से रिटर्न करवाया हूँ, तो मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा? किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। कौन से फंक्शन को? आउटर वाले फंक्शन। और उसके बाद एज ए फंक्शन इसको कॉल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो ये प्रिंट हो गया। अगर आप डायरेक्टली आउटर ऐसे कॉल करोगे जो मैंने रिटर्न किया है, ऐसे। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, तो देखो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ रिटर्न करवाया तो उसको किसी ना किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर है? नोट कर लो। मतलब ये जो इनर फंक्शन है, ये कोई भी वेरिएबल पेरेंट का ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी एसेट ले सकता है। ठीक है। नोट कर लो। जो मैंने दो तीन क्वेश्चन बताया, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। होस्टिंग हो गया, स्टिक मोड हो गया, यूज रिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका क्लोजर हो गया, ये सब इंटरव्यू पर्पस से। HTML ऑब्जेक्ट वो भी इंटरव्यू में पूछेगा। ठीक है ना? अब जो मैं करवाऊंगा वो हमारे प्रोजेक्ट में भी यूज है। क्लियर है? ये सब था, इंटरव्यू पर्पस से बता दिया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दो, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या होता है, देखो। देखो, synchronous, one task has to wait to complete the previous task, that is line by line execution। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास दो यहाँ पे टास्क है, यहाँ पे तीन चार टास्क है, यहाँ पे भी तीन चार टास्क है मेरे पास। ये है आपका सिंक्रोनस कॉन्सेप्ट में, और ये है आपका असिंक्रोनस कॉन्सेप्ट। ठीक है? क्लियर है पॉइंट?
ये वाले टास्क को करने में हमें 10 मिनट लगता है, इसको करने में 5 मिनट लगता है, इसको करने में मुझे यहाँ पे 7 मिनट लगता है, और इसको कंप्लीट करने में 9 मिनट लगता है। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, एक कंप्लीट होगा तभी दूसरा टास्क स्टार्ट होगा। क्लियर है पॉइंट? मतलब इसको कंप्लीट करने में कितना मिनट्स लग जाएगा बताओ? 10 + 5 15 +7 72, 22 और 9, कितना हो जाएगा? कितना मिनट लग गया इसका? कितना? क्लियर है ना? अब यही सेम चीजें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देखो। 10, क्या क्या था बताओ? 10 5 7 9, है ना? अब इस केस में देखो, ये किसी के लिए वेट नहीं करता है सिंक्रोनस में, किसी के लिए ये वेट नहीं करेगा। इसका मतलब जब ये 10 मिनट फर्स्ट वाला चलेगा, तो ये 5 मिनट, मतलब ये 10 मिनट में कंप्लीट होगा, तो ये 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? इसको कंप्लीट होने में 10 मिनट लगा, जैसे ये स्टार्ट हुआ साथ के साथ ये भी स्टार्ट हो गया, साथ के साथ ये भी स्टार्ट हो गया, साथ के साथ ये भी स्टार्ट हो गया। क्लियर है? तो एक साथ ये चारों चल रहा है। तो इस केस में होगा क्या, देखो यार, 10 मिनट, 5 मिनट इसमें ज्यादा लगा, 5 प्लस ये 10 के अंदर ही हो जाएगा, यहाँ पे 3 मिनट, 5 + 3 8, यहाँ पे 1 9, मतलब ये 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। समझे? क्लियर है ना? क्यों, वो किसी के लिए वेट नहीं करेगा, एक साथ चलेगा। यही कॉन्सेप्ट सिंक्रोनस और सिंक्रोनस का होता है, समझे? वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। सिंक्रोनस, वन टास्क हैज टू वेट टू कंप्लीट द प्रीवियस टास्क, दैट इज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। असिंक्रोनस में क्या, वन टास्क डजंट हैव टू वेट कंप्लीट द प्रीवियस टास्क, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? किसी किसी को ये किसी भी ऑपरेशन को ब्लॉक नहीं करता है। ठीक है, नोट कीजिए पहले इसको। हो गया? नोट कर लिया? चलिए इसका प्रैक्टिकल देखो। तो मैं इसी, हाँ जी, नहीं हुआ? चलिए देखे। नॉर्मल मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला सिंक्रोनस अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक फंक्शन बनाया fun1, और इसके अंदर मैंने console.log कर दिया, इन, लिख देता हूँ इन fun1,
फंक्शन ऐसा कुछ लिख दिया। इसी तरीके से मैं नॉर्मल 2 3 4 फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा मैंने टू टू, ये है 3 3 4 4, ठीक है। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। फन वन कॉल किया, फन टू कॉल किया, फन थ्री, ये तो नॉर्मल है ना। फोन, लेकिन ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है इसको डिटेल्स में आगे और भी देखेंगे। पहले ये देखो, ये हमारा कौन सा फॉलो करता है, देखो यहाँ पे सिंक्रोनस ही फॉलो करता है। वन कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, है ना। क्लियर है पॉइंट। अब इसको पहले नोट करोगे क्या, याद रहेगा? याद रहेगा, इन टेस्ट लेता हूँ तो उसमें सबका हालत खराब हो जाता है। हाँ, चलो याद रहेगा तो अच्छी बात है। अब मैं यही चीजें यहाँ पे मैंने आपको एक एक सेकंड के लिए वेट करने के लिए यूज किया था, कौन सा फंक्शन बताओ। और दूसरा एक और फंक्शन होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं ये वाला यहाँ कॉपी किया, और ये वाली चीजें मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा सेट टाइम आउट, ठीक है, एरो फंक्शन। और इसका मैंने दे दिया, इसको कंप्लीट करने में 5 मिनट लग रहा है, तो 1000 इंटू, समझ गए, या 5000 दे दो डायरेक्टली, समझ गए ना। इसके अंदर ये हमने प्रिंट करा दिया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। और इसको कंप्लीट करने में लग रहा है दूसरे वाले को 4, ठीक है। ये है आपका, कौन सा है, 2 ना। चलिए तीसरा पे आ जाओ। इसको लगता है कंप्लीट करने में 3 मिनट में ये हो जाएगा। ये होगा तीसरा। और इसको हो गया हमारा, यहाँ पे दे देता हूँ 2 4। क्लियर है पॉइंट। चलिए देखिए ये कैसे चल रहा है। देखो, पहले कौन सा कंप्लीट होगा, क्योंकि वन वाला पे 5 सेकंड है तो बाद में होगा ना, वो चलते रहेगा। तो सबसे पहले इसमें कम किसका है ये पहले बताओ। 4 का, 4 चला। उसके बाद ये, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। ये होता है आपका असिंक्रोनस मोड, समझे। इसका और भी है प्रैक्टिकल, जब हम एपीआई से बनवाएंगे प्रोजेक्ट अभी जेएस में ही छोटा सा, तो वहां पे यूज है इसका। कॉन्सेप्ट समझ गए? कोई डाउट किसी को, चलिए नोट कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है असिंक्रोनस।
डन ना। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लिया, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका इवेंट प्रोपेगेशन, हाँ ये वाला, इसको समझो थोड़ा, ये भी इंटरव्यू पर्पस के लिए है। इवेंट प्रोपेगेशन मोड क्या होता है? इवेंट प्रोपेगेशन मोड डिटरमाइंस इन विच ऑर्डर द एलिमेंट रिसीव द इवेंट। इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। इसको इतना सा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलिए समझिएगा। इवेंट प्रोपेगेशन मोमेंट ऑफ थ्रू द डोम, JavaScript uses event pro to handle the events। इसका मतलब समझें? हटा दो, अब मैं सिंपल ही समझा देता हूँ। जो हमारे पास कंटेनर है, नेस्टेड बॉक्स हमने बहुत सारा बना लिया है। नेस्टेड टाइप का बॉक्स, मतलब बॉक्स सीएसएस में करवाया था, याद है? कार्ड बूट स्ट्रैप में आता। बॉक्स मतलब क्या कहलाता है ये इसको देखना थोड़ा। ये मेरा सबसे पहला है पेरेंट वाला, इसके अंदर एक और, ठीक है, इसके अंदर एक और, इसके अंदर एक और। क्लियर है? अब मैं अगर चाइल्ड वाले कंपोनेंट जो ये वाला है इस पे क्लिक करता हूं तो ये इवेंट किस तरीके से रिसीव करेगा? मतलब इसके बाद कौन सा क्लिक करेंगे? नेस्टेड है, जैसे क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो सेकंड वाले पे चले जाएगा, सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे थर्ड वाले पे चले जाएगा, ऐसे करके पेरेंट पे चले जाएगा। तो किस तरीके से ऑर्डर को रिसीव कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इवेंट प्रोपेगेशन मोड। समझे? ये दो तरीके से करता है, एक तो पेरेंट टू चाइल्ड और एक करता है चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है ना? दो तरीके से इवेंट को रिसीव करता है। आई होप क्लियर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। यही यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दो तरीके से होता है, देखो, इवेंट कैप्चरिंग। फर्स्ट इवेंट कैप्चरिंग ये क्या होता है? पेरेंट टू चाइल्ड। दूसरा होता है इवेंट बबलिंग, ये डिफॉल्ट चाइल्ड टू पेरेंट होता है। ठीक है ना? डिफॉल्ट चाइल्ड टू पेरेंट होता है। चलिए कीजिए इसको। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे इवेंट प्रोपेगेशन है तो मैं इसी का नेम कॉपी कर लिया, और इसी नेम से मैं यहाँ पे डॉम के रिलेटेड एग्जांपल है तो मैं इसको यहाँ पे .html फाइल बना लेता हूँ, क्योंकि बॉक्सेस बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये है हमारा डन। सबसे पहले मैंने मेन बना लिया, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, नेस्टेड पता है ना जैसे अभी बताया, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ।
क्लियर है, मल्टीपल बना सकते हो, समझ गया ना? कोई डाउट इसमें? अब इसका डिजाइनिंग मैं वहां से ले लेता हूँ, मैं करवाया होगा, क्योंकि डिजाइनिंग करने में टाइम लग जाए। आप लोग कर लोगे ना बॉक्सेस का डिजाइनिंग? हाइट वेट ही तो देना है, डिस्प्ले ग्रिड लगाना है, सेंटर 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 सबको सेंटर में रखना है बस। CSS पार्ट देखो, मैं दिखा भी देता हूँ। पहले को 0, मेन को ये दे दिया, 100 व्यू, 100 व्यू, हाइट वेट। अब किसका मैसेज आने लगा भाई? तो चले जाओ भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं आपको, चले जाइए। ठीक है, लीव कर जाओ, DSA स्टार्ट हो गया। चलो देखो यहाँ, अब ये मैंने पेरेंट के अंदर कर दिया ग्रिड, मतलब इसके अंदर ये सेंटर में आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। इसी तरीके सेकंड, इसका सिर्फ विड्थ हमने कम कर दिया, हाइट विड्थ। फिर सेकंड, फर्स्ट में सेकंड में भी 80-80% कर दिया, बाकी कलर उलर चेंज कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? थर्ड में भी 70-70 कर दिया हाइट विड्थ, बाकी कलर उलर चेंज कर दिया। उसके सेंटर में आ जाएगा फोर्थ, उसका भी हाइट विड्थ 60% कर दिया, कलर उलर ये दे दिया। कोई डाउट? चलिए, सिंपल है, इसको एक बार चला लो। ये ऐसे बन गया मेरा, ठीक है ना? सब डिजाइनिंग तो आता है ना सबको, ये नहीं मत बोलना नहीं आता है, थोड़ा सा मैंने यूज ही किया है। अब मैं क्या करूंगा, ये सबको गेट करना है पहले, मेन फर्स्ट ये। तो मैंने आपको डॉम का करवाया है क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर से सारा गेट कर लोगे। तो चलो ये भी मैं यहीं से ले लूंगा, क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूँ इसलिए। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये देखो, ले लिया, सबको गेट कर लिया, ये पता ही है सबको गेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, लगाना है एक्शन, एक आता है आपका एक्शन, ऐड एक्शन इवेंट मेथड, जो इस पे क्लिक करने पे उस एक्शन को रिसीव करेगा। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? मेन डॉट ऐड, देखो आ रहा है एक्शन इवेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखना है, क्लिक करने पे, क्लिक ही लिखोगे तभी चलेगा। क्लियर है पॉइंट? कॉमा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं अलर्ट करवा देता हूँ यहाँ पे, ये कौन सा है? मैन डेव इज कॉल्ड। ठीक है, इसी तरीके से आप सब पे लगा दोगे, समझ गए ना? ये भी मैं यहीं से ले लेता हूँ, एक पे तो बता दिया, बाकी मैं सब पे कॉपी करके पेस्ट। देखो सब पे लगा दिया ना? ठीक है, मैसेज सब में चेंज कर दिया, सब में क्लिक ही रखना है, ठीक है ना? अब इसको हम चेक करते हैं, थोड़ा सा क्लिक करते हैं तो देखो, पहले कौन सा कॉल हुआ? फोर्थ। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, तो कौन सा चला है? चाइल्ड टू, मैंने क्या बताया, ये डिफॉल्ट होता है, बबलिंग वाला इवेंट, बबलिंग है ना? अगर आपको पेरेंट टू चाइल्ड करना है, ये चाइल्ड टू पेरेंट चल रहा है, अगर आपको ऐसा करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको मैं जस्ट यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ कमेंट, और इसको जस्ट नीचे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको पास कर देना बुलियन वैल्यू, कोमा लगा के ट्रू। ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, डिफॉल्ट में आपका फॉल्स नहीं बोल सकते, वो पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट चलता है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखो कहाँ से चला, अरे कहाँ चल रहा है भाई? हाँ, मेन फोर्थ, देखो पेरेंट से चल रहा है ना आपका, देख लो, देखो फिर से वही चलेगा, समझ गया ना? ये पेरेंट टू चाइल्ड चलेगा अगर आपने यहाँ पे ये पास कर, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है और कुछ नहीं। चलो, इतना आप लोग करके आओ, ठीक है ना? रेस्ट आप मंडे डिस्कस करेंगे, इसको कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर, ठीक है? ओके, बाय बाय।